हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेटर एजेंसी। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेवल ऑफ टीचिंग पार्ट नंबर 3। इससे पहले हम ऑलरेडी 2 पार्ट ख़त्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को कंप्लीट किया। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पहले वो वीडियो देख लीजिए। रिफ्लेक्टिव लेवल यानी कि पार्ट नंबर 3 को देखने का फ़ायदा आपको तभी होने वाला है। अगर आप NTA नेट पेपर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके अंदर जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसमें ये टॉपिक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है, और साथ के साथ BEd, DLEd और जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं वहाँ भी अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले ये टॉपिक करता है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का ये टॉपिक, लेवल ऑफ टीचिंग पार्ट नंबर 3। अब हम बात कर रहे हैं लेवल ऑफ टीचिंग के स्तर या टीचिंग के लेवल के बारे में, और हम 2 लेवल अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल। अगर मैं आपको बताऊं, जो रिफ्लेक्टिव लेवल हमारा रहेगा ये टीचिंग का सबसे ऊंच स्तर का लेवल रहेगा। ओके, और एक और बात यहाँ पर समझने वाली ये है कि रिफ्लेक्टिव लेवल तक हम तभी पहुँच सकते हैं जब हम मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छे से कवर कर चुके होते हैं, क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही क्या है, एक मिश्रण है। यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल में मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल की जो क्वालिटीज़ हैं वो देखने को मिलती हैं। जो रिफ्लेक्टिव लेवल है, मैं आपको बता देता हूँ, जो रिफ्लेक्टिव लेवल है ये किसने दिया था, ये हार्न्स ने दिया था। आपने अच्छे से ध्यान में रखकर चलना है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, रिफ्लेक्टिव लेवल की जो टीचिंग है उसका प्रतिपादन हार्न्स ने किया था, और अंडरस्टैंडिंग मॉरिसन और मेमोरी लेवल हर्बर्ट। ओके, तो यहाँ पर एक बात और मैंने लिख दी है कि जो हंट ने रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग की बात की, ये क्या है, मोस्ट थॉटफुल। ठीक है, क्या है ये, मोस्ट थॉटफुल, यानी कि विचार युक्त है। ये बहुत ज़्यादा विचार युक्त है, इसमें विचारों का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वैसे तो अंडरस्टैंडिंग लेवल भी हमारे थॉटफुल है, लेकिन इससे ज़्यादा थॉटफुल कौन सी रहेगी, रिफ्लेक्टिव लेवल रहेगी। और ये मोस्ट थॉटफुल क्यों रहेगी, कैसे रहती है, इस पर हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। मेमोरी लेवल हमारा क्या था, थॉटलेस था। इसमें किसी प्रकार की विचारधारा देखने को नहीं मिलती। यहाँ पर सिर्फ क्रैमिंग की जाती है, रट्टा लगाया जाता है, चीज़ों को क्या है अपनी मेमोरी में स्टोर किया जाता है। यहाँ से शुरू करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करें, छात्रों में चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति को बढ़ावा। तो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में क्या है कि अध्यापक इस तरह का शिक्षण बच्चों को प्रोवाइड कराता है, देता है, जिससे बच्चों की चिंतन शक्ति, उनकी तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का क्या है, विकास हो, उसको बढ़ावा मिले। अब आप जरा सोचिए, जब बच्चों की चिंतन शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति बढ़ती है, कल्पना, बच्चे अच्छा इमेजिनेशन भी कर पाते हैं, अच्छे लॉजिक भी लगा पाते हैं, और जो थिंकिंग, जो सोचने विचारने की शक्ति है उसका भी विकास होता है। तो होगा क्या, बच्चे वहाँ पर समस्याओं का क्या है, समाधान कर पाएंगे। बच्चे के जीवन में जब किसी भी तरह की समस्या आ जाती है, और बच्चे के अंदर ये तीनों तरह की क्वालिटी हैं, कौन कौन से, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति, तो ईजिली बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर क्या है, खोज लेते हैं अपने आप ही। तो यहाँ पर सीधा सीधा एक बात निकल कर आई, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा बच्चे का, समस्याओं का समाधान खोजना, स्वयं बच्चों के द्वारा समस्याओं का समाधान खोजना। इसलिए हमारी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या रहेगी, प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग। प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग क्यों रहेगी, क्योंकि बच्चों को इस योग्य बनाया जाता है कि बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान क्या है, स्वयं निकाल सके। और ये कब होगा, जब बच्चों की चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति और कल्पना शक्ति का विकास होगा। और ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अब सीधी सीधी एक डेफिनेशन के माध्यम से हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं। ये हमने हाईलाइट किया, इसकी जड़ को हमने समझा, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। तो क्या कहा इसने, इस प्रकार के शिक्षण में छात्र अपनी अभिव्यक्ति क्या कर सकते हैं, बच्चे अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं, को अभिव्यक्त कर सकते हैं, उनकी धारणा, उनके विचार, उनकी मान्यता तथा ज्ञान के अनुसार समस्या समाधान के लिए विचार तथा तर्क करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करते हैं। नवीन ज्ञान की खोज करना मतलब
तो समस्याओं का समाधान करना, और जब समस्याओं का समाधान होता है तो बच्चे को एक नवीन ज्ञान की खोज होती है। और नवीन ज्ञान की खोज कब होगी? जब बच्चा विचार और तर्क करते हैं, ओके, अपनी मान्यताओं के आधार पर, अपनी धारणा, विचार इत्यादि के आधार पर, ओके। तो मोटा मोटा आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या कहना चाहती है ना। प्रॉब्लम सेंटर्ड टीचिंग ये रहेगी, समस्याओं का समाधान यहाँ पर आएगा बच्चों के द्वारा, और बच्चों को इस योग्य किसके द्वारा बनाया जाएगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के द्वारा, क्योंकि इसमें बच्चों की कल्पना शक्ति का विकास होता है, तर्क शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार बच्चे अपनी समस्याओं का समाधान यहाँ पर निकाल लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं वो बातें जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में देखने को मिलती हैं, या फिर ये कहिए फीचर ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग या करेक्टरिस्टिक ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, उस पर बात कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो अध्यापक की भूमिका जननात्मक या डेमोक्रेटिक होती है। तो यहाँ पर क्या है कि जो अध्यापक है वो जननात्मक रूप अपना दिखाता है या डेमोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक मतलब सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, बच्चों को उनकी योग्यताएं, उनकी कैपेबिलिटी या उनकी बुद्धि के आधार पर चिंतन करने के अवसर प्रदान करना। तो यहाँ कहीं ना कहीं बच्चों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। टीचर किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करता, इसलिए क्या है, अध्यापक की भूमिका यहाँ पर जननात्मक देखने को मिलती है। ओके, आगे बात कर लेते हैं। बच्चों की जो चिंतन होता है वो बिल्कुल मौलिक होता है, आलोचनात्मक होता है। मिस हो गया, आप लिख सकते हो, बच्चों का जो चिंतन होता है वो मौलिक और आलोचनात्मक होता है। यानी कि बच्चे को जो पूर्ण रूप से स्वतंत्रता क्लास में दी जाती है चिंतन करने की, और बच्चे जब चिंतन करके समस्याओं का समाधान निकालते हैं या नवीन ज्ञान की खोज करते हैं, तो वो चिंतन कैसा होगा? मौलिक होगा, प्योर होगा, ओरिजिनल होगा। और बच्चे एक दूसरे की क्या कर सकते हैं? यहाँ पर आलोचना कर सकते हैं, किसी एक पॉइंट पर यहाँ पर डिबेट हो सकती है, वाद विवाद हो सकता है। बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दी जाती है, बच्चों को सोचने समझने की कोई सीमा तय नहीं की जाती। बच्चे यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं मौलिक रूप से और आलोचनात्मक रूप से। अगले पॉइंट पर बात कर लेते हैं। बात करें अगले पॉइंट की, स्मृति और बोध स्तर का मिश्रण। तो हम कह सकते हैं हम सीधा रिफ्लेक्टिव लेवल तक नहीं पहुंच सकते, हमने क्या है, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को कवर करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल होता है वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही मिश्रण होता है। हम अपनी समस्याओं का समाधान तभी खोज पाएंगे जब हमने कंसेप्ट को अपने माइंड में स्टोर किया है, यानी कि स्मृति लेवल पर हमने काम किया है, और अगर हमने उस चीज़ को समझा है तो, या अंडरस्टैंडिंग लेवल हमने कवर किया है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है, लेकिन वो क्रिएटिविटी मेमोरी लेवल से नहीं आती, वो क्रिएटिविटी सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी नहीं आती। तो वो क्रिएटिविटी हमें देखने को मिलती है रिफ्लेक्टिव लेवल में। क्रिएटिविटी मतलब नए संपत्तियों को फॉर्मुलेट करना या फिर नई नई चीज़ों का प्रतिपादन करना। ओके, तो सृजनात्मकता में क्या होता है, विचारों में एक नयापन देखने को मिलना, है ना। तो नई नई चीज़ों को क्रिएट करना, ये क्षमताएं विकसित होंगी कहाँ से होंगी? ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग से होगी। या रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है। ये क्रिएटिव जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमताएं होती हैं, उनका विकास किया जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। अगला पॉइंट देख लेते हैं, यह एक उत्पादक स्थिति है। हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये उत्पादक स्थिति है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं कई चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। किस चीज़ का? आप देख सकते हो, इसमें निर्माण, खोज, शोध, सृजन को जन्म दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? उत्पादक स्थिति कहा जाता है। इसमें विचारों को क्या किया जाता है? फॉर्मुलेशन किया जाता है, नई नई संपत्तियों का फॉर्मुलेशन किया जाता है, नवीन ज्ञान को यहाँ पर जोड़ा जाता है, चीज़ों की यहाँ पर खोज की जाती है, रिसर्च यहाँ पर होती है। ओके, खोज होती है, शोध होता है, रिसर्च होती है, और साथ के साथ यहाँ पर क्या है, चीज़ों का सृजन यहाँ पर किया जाता है। तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो हमारी होगी वो एक उत्पादक स्थिति है, क्योंकि इसमें चीज़ों का निर्माण किया जाता है, उनकी खोज की जाती है, शोध काम यहाँ पर होता है, क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है। ओके, अगला पॉइंट हम यहाँ पर देखेंगे, आत्मविश्वास, क्रियाशील तथा सक्रिय छात्र। जो यहाँ पर छात्र होंगे
वो आत्मविश्वास उनमें देखने को मिलेगा, वो पूरी तरह एक्टिव होंगे, क्रियाशील होंगे, क्लास के अंदर हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने की बच्चे यहाँ पर कोशिश करते हैं, और साथ के साथ बच्चे यहाँ पर क्या होंगे, सक्रिय होंगे। तो ये थे हमारे मेन पॉइंट, और इन पॉइंटों के माध्यम से और हमने यहाँ पर कुछ बातें पढ़ी, तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग होती क्या है। ओके फिर उसके बाद हंट ने जब रिफ्लेक्टिव लेवल पर काम किया तो उन्होंने यहाँ पर एक मॉडल दिया था जिसको मॉडल ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। मोटा मोटा इस पर भी नज़र मार लेते हैं। जब रिफ्लेक्टिव लेवल के आधार पर मॉडल प्रस्तुत किया हंट ने, तो उसने उद्देश्य, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में बताया कि रिफ्लेक्टिव लेवल का उद्देश्य क्या होगा, इसकी संरचना क्या होगी, इसका सामाजिक प्रणाली क्या होगी और मूल्यांकन प्रणाली इसमें क्या होगी, देखते हैं। तो हंट ने बताया जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है इसमें क्या होगा, इसका मुख्य उद्देश्य क्या माना जाएगा कि हमने बच्चों के अंदर मौलिक एवं स्वतंत्र चिंतन शक्ति का क्या करना है, विकास करना है। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का मुख्य उद्देश्य माना जाता है कि बच्चों के अंदर जो चिंतन होना चाहिए वो मौलिक होना चाहिए और पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ओके और उसके बाद समस्या समाधान हेतु सृजनात्मक क्षमताओं का विकास करना, और ये उद्देश्य भी माना गया कि बच्चे समस्याओं का समाधान यहाँ पर खोज सके, इसलिए उनके अंदर क्या है, सृजनात्मक क्षमताओं का विकास हमने करना है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के माध्यम से। उसके बाद देख लेते हैं, अगर इसकी संरचना की बात करें, सिंटैक्स की बात करें, तो यहाँ पर बात आई निकल कर सबसे पहले बच्चों के समक्ष क्या करना पड़ेगा, एक समस्यात्मक स्थिति पैदा करनी पड़ेगी। ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की अगर बात करें, उसकी संरचना की बात करें, तो बच्चों के समक्ष सबसे पहले हमने एक ऐसी स्थिति पैदा करनी पड़ेगी जो अपने आप में समस्यात्मक हो, है ना। बच्चों के सामने कोई समस्या हम लेके आएंगे और बच्चे क्या करेंगे, उस समस्या को आधार बना के यहाँ पर क्या करते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं, परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, उपकल्पनाओं का यहाँ पर निर्माण किया जाता है। उपकल्पनाओं का हम यहाँ पर मतलब सीधा सीधा निकाल सकते हैं कि समस्या का समाधान खोजने के लिए क्या करते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन निकालना। सबसे पहले वो क्या करते हैं, काम चलाओ सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उस पर क्या काम करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तो उपकल्पनाएं मतलब एक टेंटेटिव सॉल्यूशन। ओके तो समस्याएं स्थिति पैदा करने के बाद बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं, उपकल्पनाओं का निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस यहाँ पर होती है, टेंटेटिव सॉल्यूशन यहाँ पर निकाले जाते हैं। अब वो टेंटेटिव सॉल्यूशन जो है, उपकल्पनाएं जो हमने बनाई हैं, उनकी पुष्टि के लिए, उनकी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर काम किया जाता है। फिर ओके आंकड़ों का कलेक्शन किया जाता है, आंकड़ों को फिर एनालाइज किया जाता है, एनालाइज करके फिर निष्कर्ष वगैरह निकाले जाते हैं। फिर देखा जाता है जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी वो कहाँ तक हमें सेटिस्फाइड कर रही है, उस चीज़ को चेक किया जाता है। इसलिए क्या है, उपकल्पनाओं की पुष्टि हेतु सूझ, अपनी इंसाइट का प्रयोग करना, अपनी थिंकिंग का प्रयोग करना, मनन का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। यानी कि उपकल्पनाओं पर यहाँ पर काम किया जाता है, उपकल्पनाओं को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, उन पर चिंतन किया जाता है, अपनी सूझ का प्रयोग किया जाता है, ये सब। अगले पॉइंट में क्या हुआ, समस्या समाधान। ओके भाई जो हमारी ये समस्या थी, इस समस्या को लेकर जो हमने हाइपोथेसिस बनाई, उस हाइपोथेसिस को यहाँ पर टेस्ट किया गया। अब उस समस्या का समाधान हम कहाँ तक निकाल चुके हैं, जब उपकल्पना हाइपोथेसिस हमने बनाई थी। ओके अगर उस हाइपोथेसिस की पुष्टि हो जाती है, हम पाते हैं जो हाइपोथेसिस हमने बनाई थी वो बिल्कुल सही है, तो वहाँ पर हम अपनी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। और यहीं से हमारी क्या है, विचारों में ओरिजिनलिटी आती है, हमारा मौलिक चिंतन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके यहाँ पर हमने चिंतन भी किया, यहाँ पर हमने आलोचनात्मक अध्ययन भी किया, यहाँ पर पूरी तरह स्वतंत्रता हमें मिली समस्या का समाधान निकालने में। तो फाइनली हम कह सकते हैं हम समस्या का समाधान यहाँ पर खोज लेते हैं। अगर हम बात करें सोशल सिस्टम की, जिसको हम सामाजिक प्रणाली कहते हैं, सामाजिक प्रणाली में हम कह सकते हैं कि क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, स्वतंत्र होगा। ओके बच्चों को बिल्कुल स्वतंत्र इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, पूरी स्वतंत्रता बच्चों को दी जाएगी क्लासरूम के अंदर। ओके तो ये हमारा सोशल सिस्टम रहेगा। उसके साथ साथ बच्चों का यहाँ पर क्या किया जाएगा, सोशलाइजेशन किया जाएगा, सामाजिकरण किया जाएगा, ये हमारा सोशल सिस्टम रहेगा। एस्पायरेशन लेवल को बढ़ाया जाएगा। यहाँ पर क्या है, बच्चों का जो एस्पायरेशन लेवल है उसको यहाँ पर ऊंचा उठाया जाता है।
ओके। तो सोशल सिस्टम की अगर बात करें, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के अंतर्गत बच्चों को जो एस्पायरेशन, आकांक्षा जो लेवल होता है, स्तर होता है, उसको यहाँ पर क्या है, ऊंचा उठाया जाता है। ऊंचा तो अपने आप ही उठ जाएगा जब बच्चे की विचारों में ओरिजिनलिटी देखने को मिलेगी, उनकी क्या है, कहीं ना कहीं जो सृजनात्मक क्षमताएं हैं उनका विकास होगा। जब बच्चे शोध करेंगे या फिर खोज करेंगे, सृजनशील यहाँ पर दिखाई देंगे कि उनके विचारों में कंसेप्ट फॉर्मुलेशन की कैपेसिटी उनकी अंदर आएगी, तो उनका क्या है, एस्पायरेशन लेवल ऑटोमेटिकली क्या है, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो अगर बात करें मूल्यांकन प्रणाली की, तो इसके अंदर जो निबंधात्मक मूल्यांकन है उसको काफ़ी प्रभावशाली पद्धति मानी गई है। जैसे वर्णन करो, विचार करो, मूल्यांकन करो, एक्सेट्रा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बच्चों की क्या है, चिंतन करने की शक्ति, सृजनशीलता, खोज, शोध, निर्माण, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आपको कंटिन्यू इसी वे में लगातार वीडियो हम प्रोवाइड करते रहेंगे। यूजीसी नेट या एनटीए नेट पेपर फर्स्ट के अंदर जितने भी सेक्शन बनते हैं उनको हम अच्छे से कवर करके चलेंगे। फिलहाल हमारा जो चला हुआ है वो टीचिंग एप्टीट्यूड चला हुआ है। टीचिंग एप्टीट्यूड पे 10 से 12 वीडियो हमारी और बनेंगी और हम अपने टीचिंग एप्टीट्यूड को अच्छे से कवर कर लेंगे। अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम यहाँ पर चलेंगे। जो एट लेटेस्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, वही टॉपिक हम करके चलेंगे। तो दोस्तों, हम जल्द ही हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।